एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फांग शाओची के पास आता है और बिना सोचे समझे पूल में कूदकर उसे बचा लेता है। वो उसे डांटने लगता है कि तुम भला खुद पर इतना प्रेशर क्यों डाल रही हो, और उसके पैर के क्रैम्प को देख रहा था। लेकिन शाओची उसकी इस सब बातों को इग्नोर कर लाइव स्ट्रीम की तरफ जाती है, जहाँ वो बोलती है कि देखा आप लोगों ने, मैं इतनी देर तक पानी में रही तब भी मेरा मेकअप नहीं गया, जिसका मतलब ये है कि फ्यूचर ग्रुप के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। सभी लोग लाइव स्ट्रीम में बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर फांग ने उसे बचाया। शाओची ये बोल के स्ट्रीम एंड कर देती है कि वो थोड़ी देर में सभी लोगों से जिम में मिलेगी। फांग उसे डांटने लगता है और बोलता है कि नहीं, आज के लिए बस बहुत हुआ। शाओची बोलती है कि मैं अपनी इतनी मेहनत को बर्बाद होने नहीं दे सकती, इसलिए अभी हमें स्ट्रीम कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अब वो जिम में जाकर फिर से अपनी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती है, जहाँ सुबह से एक्सरसाइज करते करते उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करती। फांग जब उसे इस तरह देखता है तो बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, और लाइव स्ट्रीम पर आकर सभी लोगों से बोलता है कि हम दोनों साथ में वर्कआउट करेंगे। अब फांग उसकी हर चीज़ में मदद करने लगता है। अब जब शाओची सिटअप्स कर रही होती है तब भी फांग उसकी मदद करता है। शाओची जब बार बार उसके इतना क्लोज आ रही होती है तो फांग के दिल में कुछ कुछ होने लगता है, और वो तो सिर्फ उसे देखे ही जा रहा था। पर शाओची जब ये करते करते काफ़ी थक जाती है तो वो गिरने ही वाली थी, और वो अपने साथ साथ फांग को भी गिरा लेती है, जो कि सीधा उसके ऊपर आ गिरता है। लाइव स्ट्रीम पर सभी लोग ये देखकर काफ़ी मज़े ले रहे थे, और फांग की कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी ये सब कुछ देख रहे थे। हान भी ये देखकर बोलता है कि हर कपल को मिलाने के पीछे कोई ना कोई मैच मेकर होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो जो मैच मेकर का मैसेज शाओची को आया था वो असल में हान नहीं किया था उसकी मदद करने के लिए, ताकि वो फांग के करीब जा सके। इधर फांग और शाओची तो बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी शाओची सोचती है कि कहीं फांग ये ना सोचे कि उसने जानबूझकर किया है और उसे जॉब से निकाल ना दे, और यहाँ वो ना चाहते हुए भी उसकी चेस्ट को प्रेस करने लगती है, जिसकी ऐसी हरकत की वजह से फांग होश में आकर एकदम से उठ जाता है और उसे बोलता है कि तुम बहुत ही वीक हो, इसलिए अब से जिम लाइव स्ट्रीम मत करना। शाओची भी उठकर लाइव स्ट्रीम चेक करने के लिए आती है, जहाँ पर सभी लोग बस इन दोनों के बारे में ही बात किए जा रहे थे। शाओची बोलती है कि देखा आप लोगों ने, मैं सुबह से सिर्फ एक्सरसाइज ही किए जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मेकअप टिका हुआ है, और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। फांग भी अभी यहाँ कर प्रोडक्ट्स के बारे में 2-4 बातें बोलता है, और उनकी कंपनी पर फिर से ट्रस्ट करने के लिए सभी लोगों को थैंक्स बोलता है। लेकिन शाओची देखती है कि स्ट्रीम में तो सब लोग सिर्फ फांग के बारे में ही कमेंट किए जा रहे हैं, और उसके मेकअप के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। जो सुनकर फांग शाओची के फेस पर हाथ लगाते हुए बोलता है कि देखा आप लोगों ने, शाओची का फाउंडेशन अभी तक टिका हुआ है, और आज के लिए बस इतना ही। ये बोलकर लाइव स्ट्रीम को एंड कर देता है, और शाओची तो उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखी जा रही थी। फांग अब शाओची के पास आकर उसके पैर पर स्प्रे लगाता है। शाओची उससे यहाँ पर पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे जॉब से तो नहीं निकालोगे, तो फांग उसे बोलता है कि कल सुबह टाइम से काम पर आना। जो सुनकर शाओची उसके आसपास घूम घूम कर नाचने लगती है और उसकी काफी तारीफ करती है। तो फांग बोलता है कि आज तुमने बहुत ही मेहनत की है, तो चलो साथ में डिनर करते हैं। जो सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और इस तरह नाच नाच कर उसे थैंक यू बोलती है, जिसकी ऐसी हरकतें देखकर फांग भी मुंह घुमाकर स्माइल करने लगता है, जिस पर हम समझ पाते हैं कि शाओची का जादू उस पर चलने लगा है। अब ये दोनों साथ में घर पर जाते हैं, जहाँ शाओची फांग के घर में घुसने की कोशिश कर रही होती है और बोलती है कि घर पर कोई भी नहीं है, मैं अकेले बोर हो जाऊंगी, इसलिए थोड़ी देर मुझे अपने घर पर रुकने दो। पर वो उसे साफ मना कर देता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि लिफ्ट से शाबू और ली साथ में आ रहे होते हैं। ली शाबू को बोलता है कि मेरा भाई भी यहाँ पर रहता है, और वो एक वर्कहॉलिक है, तो जरूर वो ऑफिस में ही होगा, इसलिए उससे मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब वो यहाँ पर अगले वीक उसे फिर से साइंस म्यूजियम चलने के लिए बोलता है, और कहता है कि जब तुम अपना कंप्यूटर रिपेयर कर लोगी तब हम दोनों साथ में डिनर पर चलेंगे। मैं अभी अपने भाई से और पैसे मांगता हूँ। अब वो फांग को वॉइस नोट भेजकर ये बोलता है कि भाई मेरे पैर में चोट लग गई है, तो प्लीज़ मुझे थोड़े पैसे भेज दो। पीछे से फांग चलाकर बोलता है कि क्या पैसे तुम्हें अभी चाहिए। अब अपने भाई को देखकर ली तो एकदम हैरान रह जाता है। अब हम इन सभी को शाओची के घर पर देखते हैं, जहाँ फांग ली को कुछ इस तरह से पनिशमेंट देता है। ली उससे माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि भाई मुझे आपको सच बता देना चाहिए था कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। फांग उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे ड्रीम को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुम एक पेंटर बनना चाहते हो, पर तुम तो फालतू के रिलेशनशिप में हो। जो सुनकर शाओची बोलती है कि तुम भला ये बात कैसे कह सकते हो, क्या पता ये दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो। ली बोलता है कि हाँ देखा, ये लड़की भी समझ गई, पर तुम नहीं समझ पाए भाई। फिर वह उससे पूछता है कि वैसे आप कौन हो, तो शाओची बताती है कि मैं शाओबू की फ्रेंड हूँ। ये देखकर ली बोलता है कि भाई आपने भी तो मुझे नहीं बताया कि आपने मेरे लिए भाभी ढूंढ ली है। फांग बोलता है कि बकवास मत करो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। शाओबू कहती है कि अच्छा भला ऐसी बात क्यों नहीं है, शाओची ने तुम्हारे ऑफिस में रहकर तुम्हारी इतनी मदद की है, अगर तुम दोनों का रिलेशनशिप नहीं होता तो क्या तुम्हारी इतनी मदद करती। जो सुनकर ली बोलता है कि भाई कम से कम मैं तो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ जो अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, अब मैं जा रहा हूँ पेंटिंग करने। पर फांग उसे रोक देता है। ली को यहाँ पता चल गया था कि आज तो फांग उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो शाओची से मदद मांगता है। शाओची फांग से उससे अच्छे से बात करने के लिए बोलती है,
तभी ली बोलता है कि 1 मिनट, जरा मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि शाओची तुम्हारी फ्रेंड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों। ये बोलकर वो गेस करने लगता है तो ये दोनों काफी डर जाती हैं कि कहीं इनकी सच्चाई के बारे में इन्हें पता न लग जाए। लेकिन ली एकदम ढक्कर होता है, बोलता है कि अरे तुम मुझे बताना भूल गई होगी। तो ये दोनों हंसकर उसकी बातों में हाँ मिला देती हैं। तभी फांग ली को पकड़कर यहाँ से ले जाता है और वो कार में ड्राइव करके उसे उसकी स्टूडियो की तरफ ले जाने लगता है, जहाँ फांग का गुस्से वाला चेहरा देखकर ली उसे स्माइल करने के लिए बोलता है। तो फांग बोलता है कि मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आगे से कभी भी मुझसे झूठ मत बोलना। ली बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं सिर्फ अपनी मॉम से ही झूठ बोलूंगा। फिर वो उसे बोलता है कि भाई वैसे मैंने लाइव स्ट्रीम देखी थी, क्या हुआ आजकल कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या, और कंपनी में जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो किसने किया है। तो वो उसे झूठ बोल देता है कि तुम चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूंगा, ये जरूर किसी राइवल का काम होगा, तुम सिर्फ अपनी पेंटिंग पर ध्यान दो। जिसकी ऐसी बातें सुनकर ली उसे प्यार से हक करने लगता है। तो फांग बोलता है कि मुझे नहीं, जाके अपनी शाबू को हक करो। ली शर्माते हुए बोलता है क्या भाई आप भी, अभी हम इतना आगे तक नहीं गए हैं। दूसरी तरफ शाओजी से बोल रही होती है कि तुम दोनों को साथ में काफी सारे लोगों ने लाइव स्ट्रीम में देखा और सभी लोग तुम्हारे बारे में ही बातें किए जा रहे थे, तो क्या फांग का एटीट्यूड तुम्हारे लिए अब चेंज हुआ है। शाओजी टेढ़ा मुंह बनाकर बोलती है कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो अब भी मुझसे दूर ही भागता है। शाबू बोलती है कि कोई बात नहीं, उसे जल्दी ये रियलाइज हो जाएगा कि तुम एक रिलायबल पर्सन हो, और क्या पता जब तुम कल कंपनी में जाओ तो वो तुम्हारा प्रमोशन करके तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बना ले। जो सुनकर शाओची काफी खुश हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में फांग जैसे ही शाओची के सामने आता है तो वो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ बोलना है। तो वो उसे बहुत सारा काम बता देता है। शाओची बोलती है नहीं, इसके अलावा क्या तुम्हें कुछ बोलना है। तो फांग बोलता है कि अपने काम पर ध्यान दो, और बेचारी का यहाँ प्रमोशन का सपना टूट जाता है। शाओची अब काम के लिए हान के पास जाती है, जहाँ वो तो काफी सैड बैठा हुआ था। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। हान बताता है कि मुझे लगता है कि मेरी नौकरी जाने वाली है, क्योंकि एक कंपनी आई है जो कि कुछ ही महीनों में टॉप पर पहुंच गई है, इसीलिए मुझे भी कुछ ऐसा इनोवेटिव सा आइडिया लाना होगा, वरना मेरी नौकरी तो गई समझो। ये सब सुनकर शाओची उसकी मदद करने का डिसाइड करती है, इसलिए वो देर रात तक ऑफिस में काम करती है। फांग जब घर जा रहा होता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी काम कर रही हो। शाओची बोलती है कि हाँ, मैं बाद में घर जाऊंगी। तो फांग भी उसे बाय बोलकर चला जाता है, पर हम देखते हैं कि वो साइड से छुपकर उसे देख रहा था और कहता है कि ये तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। लेकिन तभी वहाँ पर हान आ जाता है तो फांग चला जाता है। हान सोचता है कि फांग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहा था। तभी वो शाओची को देखता है और समझ जाता है कि फांग उसे देख रहा था। अगले दिन मीटिंग में शाओची अपनी रिसर्च के बारे में सभी लोगों को बताती है और बोलती है कि मैंने हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को टॉप इंटरनेशनल 5 ब्रांड्स के साथ कंपेयर किया है। उन सभी कंपनीज के पास एक एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से उनके कस्टमर्स उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और उस प्रोडक्ट को उन्होंने अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनाया है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी कंपनी को भी कोई ऐसा सिग्नेचर प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कि कस्टमर के दिल में बस जाए। सभी लोग यहाँ पर बात करने लगते हैं कि फिलहाल जो उनके पास टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से तो पता नहीं वो कब तक ऐसा प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो फांग यहाँ पर अनाउंस करता है कि मैंने इस बारे में सोचा है कि हमारी कंपनी अब अलग से अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाएगी, जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी इनोवेट होगी जिससे वो लोग उस सिग्नेचर प्रोडक्ट को बना पाएंगे। जो सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। घर पर हम शाओची को काफ़ी खुश देखते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि R&D डिपार्टमेंट बनने के बाद वहाँ के जो रिसर्चर्स होंगे कुछ टाइम बाद हार्मोन एलिमेंट को इन्वेंट कर लेंगे, इसीलिए अब उसे बार बार फांग के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए। और जैसे ही वो हार्मोन एलिमेंट बनेगा वो उसे लेकर अपने घर चली जाएगी। इधर हम स्टेप मॉम को देखते हैं, जो कि कांग को कॉल करके बोलती है कि मैंने सुना है कि फांग R&D डिपार्टमेंट ओपन करने वाला है। कांग उसे बोलता है बहन चिंता मत करो, फांग को ये करने के लिए मिस्टर जो को कन्विंस करना पड़ेगा, जो कि तुम्हें पता है कि एक नंबर के खड़ूस आदमी है। अगले दिन हम फांग को देखते हैं, जो कि मिस्टर जो से मिलने के लिए एक जगह उनका वेट कर रहा होता है, लेकिन उनका असिस्टेंट मैसेज करके बताता है कि मिस्टर जो नहीं आ पाएंगे, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि वो सच में काफी खड़ूस है। फांग सोचता है कि अगले दिन जो कॉकटेल पार्टी होने वाली है उसमें तो मिस्टर जो जाएंगे ही, तो मैं वहां जाकर उनसे बात करूंगा। फिर हम शाओची को देखते हैं, जिससे ऑफिस की 2 एम्प्लॉयज बोलती हैं कि क्या मिस्टर फांग तुम्हें कॉकटेल पार्टी में नहीं लेकर जा रहे। तो शाओची बोलती है कि कौन सी पार्टी। वो लोग उसे बताने लगती है और कहती है कि जरूर मिस्टर फांग तुम्हें सरप्राइज देंगे। पर तभी वहाँ पर फांग 2 बॉक्स लेकर आ जाता है, जिसे देखकर उसकी एम्प्लॉयज तो वहाँ से चली जाती है। वो उन बॉक्स को शाओची को देकर काम करने के लिए बोलता है। बेचारी शाओची अब छुट्टी वाले दिन भी घर पर बैठकर ऑफिस का काम कर रही होती है। शाबू को उसकी ऐसी हालत देखकर काफी तरस आ रहा था और बोलती है कि फांग तो काफी मतलबी है, वो तुम्हें पार्टी में भी नहीं लेकर जा रहा। तभी वो वहाँ पर एक बॉक्स के अंदर एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस और शूज देखती है, जिसके अंदर एक नोट भी था कि कल रात मुझे 8 बजे बिल्डिंग के नीचे मिलना। जो देखकर शाबू तो खुश हो जाती है कि अब शाओची भी फांग के साथ पार्टी में जाएगी।
लेकिन शाओची को तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वो बोलती है कि ज़रूर वो मुझे वेटर बनाने के लिए पार्टी में लेके जा रहा होगा। तभी वहाँ पर मिस चाय आ जाती है, जो कि उस ड्रेस और शूज़ को देखकर बोलती है कि ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े हैं, और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि फांग एक लड़की को चेज करने के लिए इतना पैसा खर्चा करेगा। लेकिन शाओची अभी भी कन्विंस नहीं होती। वो बोलती है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मैंने ये सारी चीज़ें देखी ही नहीं और मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। तभी शाओबू से कहती है कि पार्टी में तो बहुत ही अच्छा खाना भी होगा, जो सुनकर शाओची की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। रात में हम फांग को देखते हैं, जो कि बिल्डिंग के नीचे शाओची का वेट कर रहा होता है, जहाँ हानू से बोलता है कि शाओची ने हमारी इतनी मदद की है कंपनी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और आपने तो ठीक से उसे थैंक यू भी नहीं बोला। ऊपर से भला ऐसे नोट लिखकर कौन किसी लड़की को पार्टी में इनवाइट करता है? अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। फांग उससे पूछता है कि अच्छा तो बताओ फिर मुझे कैसे उसे इन्वाइट करना चाहिए था। तो हान यहाँ पर उसके क्लोज आकर उसे एक्टिंग करके दिखाने लगता है कि कैसे उसे शाओची को इन्वाइट करना चाहिए था, जिसकी ऐसी हरकतें देखकर फांग उसे खुद से दूर कर देता है। तभी वहाँ पर शाओची आ जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और फांग तो सिर्फ उसे देख ही जा रहा था। ये दोनों अब एक दूसरे के पास आते हैं, और जैसे ही शाओची गिरने ही वाली होती है तो फांग उसे पकड़ लेता है, जिन्हें इस तरह देखकर हान भी स्माइल करता है। शाओची फांग को बताती है कि मैंने पूरे दिन भर खाना नहीं खाया ताकि ये ड्रेस मुझे फिट आ जाए, तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। फांग उसे बोलता है कि तुमने मेरे जूतों पर पैर रखा हुआ है, तो शाओची जल्दी से दूर हो जाती है। फिर वो उसे बोलता है इट्स प्रिटी, तो शाओची उसे थैंक यू बोलती है। फांग बोलता है कि तुम नहीं, मैं तो ड्रेस को बोल रहा था, जो सुनकर शाओची उसे घूरती है, और अब ये दोनों कार में बैठ जाते हैं। कार के अंदर ये दोनों कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, तो हान फांग से बोलता है कि बॉस क्या आपको शाओची को कुछ कहना है? फांग उसे बोलता है कि आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो कुछ भी गड़बड़ मत करना। जिसकी ऐसी बातें सुनकर हान सोचने लगता है कि मिस्टर फांग तो ज़रा भी रोमांटिक नहीं है। ये दोनों अब कॉकटेल पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर फांग काफ़ी सारे लोगों से मिलता है और शाओची कपकेक खाने लगती है। तभी वो देखती है कि फांग के पास काफ़ी सारी लड़कियाँ आकर उसे पूछ रही हैं कि मिस्टर फांग क्या आपके साथ आपकी डेट नहीं आई? कोई बात नहीं, यहाँ पर वैसे भी काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं। जिन्हें इस तरह देखकर शाओची सोचती है कि अब मेरी बारी है। वो फांग के पास जाके बोलती है ड्रिंक लाने में तुम्हें बहुत ही देर लग गई। फिर वो सभी लड़कियों को देखकर कहती है कि गर्ल्स क्या तुम अपनी डेट को ढूंढ रही हो? यहाँ पर काफ़ी सारे जेंटलमैन आए, तो जाकर उन्हें ट्राई करो और मिस्टर फांग को मुझ पर छोड़ दो। जिस वजह से वो लड़कियां यहाँ से चली जाती हैं। शाओची अब फांग को बोलती है कि तुम मुझे इतनी फैंसी मील के लिए लेकर आए हो, तो इतना सा तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। तभी फांग मिस्टर जो को देखकर उनसे बात करने के लिए चला जाता है। फांग जैसे ही उनसे मिलता है तो मिस्टर जो बोलते हैं कि क्या तुम रिसर्च डिपार्टमेंट के बारे में बात करने आए हो? फांग बोलता है कि आप मुझसे मिलने के लिए मना कर रहे थे, तो क्या मैं ये अज्यूम करूँ कि आप इसके अगेंस्ट हैं? मिस्टर जो बोलते हैं कि कंपनी पहले से ही बाकी सारी चीज़ों में काफ़ी खर्चा कर रही है और रिसर्च डिपार्टमेंट का आइडिया मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। तुम अभी यंग हो और जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन थोड़ा सब्र करो। फिर वो उसे पार्टी एंजॉय करने का बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि एक वेट्रेस से मेंगफाई नाम की लड़की की हील्स पर ड्रिंक गिर जाती है, जो देखकर वो तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी जो फ्रेंड होती है नाना, वो उस वेट्रेस पर भड़क जाती है। वो उससे काफ़ी बदतमीजी से बात करती है और उसे नीचे दिखाने लगती है। शाओची भी ये सब दूर से देख रही थी। वो वहाँ पर आकर बोलती है कि कुछ लोगों की जुबान कैंची की तरह चलती है, और वेट्रेस को जाने का इशारा करती है, जिससे वो वहाँ से चली जाती है। नाना बोलती है कि तुम कौन हो बीच में बोलने वाली? तो शाओची बोलती है मैं तुमसे बात थोड़ी कर रही हूँ। नाना उसके शूज़ की तरफ देखकर बोलने लगती है कि तुम ये फेक शूज़ पहनकर पार्टी में आई हो। शाओची बोलती है कि भला फांग मुझे फेक हील्स कैसे दे सकता है? फांग का नाम सुनकर मेंगफाई के कान खड़े हो जाते हैं और बोलती है कि ये तुम्हें फांग ने दिए हैं? तो शाओची हाँ बोलती है। नाना उससे पूछती है कि भला फांग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तो शाओची बोलती है मैं उसके असिस्टेंट की कलीग हूँ। नाना बोलती है कि इतनी छोटी सी एम्प्लॉय होकर इतने बड़े सपने मत देखो, और ज़रूरी ड्रेस भी तुमने रेंट पर ली होगी। ये बोलकर वो उसे थोड़ा पुश कर देती है, जो देखकर शाओची को बर्दाश्त नहीं होता और वो उस पर अपना मैजिक फेंक के मारती है, जिससे उसे हिचकी आने लगती है। मेंगफाई पूछती है कि नाना तुम्हें क्या हो गया? तो शाओची बोलती है कि ये कुछ ज़्यादा ही बोलती है ना, शायद इसीलिए इसे हिचकी आ रही होगी, जो सुनकर नाना गुस्से में उसे पुश कर देती है। शाओची यहाँ गिरने ही वाली थी, लेकिन एक लड़का आकर उसे बचा लेता है, और ये कौन है इसके बारे में हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। शाओची उसे पूछती है कि क्या हम कभी मिले हैं? तो ये लड़का मना करके यहाँ से चला जाता है। उसी वक्त वहाँ पर मेंगफाई को बुलाने के लिए कोई आ जाता है, इसलिए वो नाना को लेकर अपने साथ चली जाती है और शाओची से बोलती है नाना की बातों का बुरा मत मानना। शाओची अब फांग को अकेला देखकर उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या मिस्टर जू मान गए, जिस पर वो मना करता है। तभी मिस्टर जू स्टेज पर आकर कंपनी के बारे में बातें करने लगते हैं, और अपने बाद वो अपनी भतीजी को भी स्टेज पर बुलाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि मेंगफाई थी। मेंगफाई को देखकर शाओची हैरान रह जाती है। तो फांग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? शाओची बोलती है कि तुमने मुझे पार्टी में कोई भी गड़बड़ करने के लिए मना किया था, लेकिन शायद मैंने जाने अनजाने में मेंगफाई को ऑफेंड कर दिया है, तो शायद अब मिस्टर जो हमारी मदद ना करें। तभी नाना वहाँ पर आकर फांग से बोलती है कि तुम्हारी जो छोटी सी एम्प्लॉय है मुझे बोल रही थी कि ये जो नकली शूज़ है वो तुमने इसे दिलवाए हैं।
फांग अब शाओची को अपनी तरफ करते हुए बोलता है कि मैंने जो शूज़ तुम्हें दिलवाए हैं ये उन्हें नकली बोल रही है। क्या तुम्हें एज एन एम्प्लॉय ये सब क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे हमारी कंपनी की इमेज पर फर्क पड़ता है। अब ये जानकर नाना तो हैरान हो जाती है कि ये जूते सच में फांग ने उसे दिलाए थे। फांग उसे ये बोलता है कि अपनी एम्प्लॉय के साथ मैं अपने आप ही डील कर लूंगा, इसमें बाहर वालों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो शाओची का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाता है। मैंगफाई भी अब जब इन दोनों को साथ में जाता हुआ देखती है तो उसका चेहरा उतर जाता है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि वो ज़रूर फांग को लाइक करती होगी। बाहर जाकर शाओची गुस्से में नाना के बारे में बोल रही होती है कि ये कैसी लड़की है, एम्प्लॉयज़ को इसे ज़रा भी रिस्पेक्ट देना नहीं आता। फांग उसे आराम से चलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी शाओची का पैर मुड़ जाता है। फांग उसे साइड में खड़ा करता है और बोलता है कि वैसे तो तुम बोलने में काफ़ी अच्छी हो, तो आज तुमने खुद के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। शाओची बोलती है कि मुझे डर था कि कहीं मैं मिस्टर जो और मैंगफाई को ऑफेंड ना कर दूं, जिसकी वजह से वो रिसर्च डिपार्टमेंट ओपन करने की परमिशन ना दे। ये सुनकर फांग भी चुप हो जाता है और उसे घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन जब वो देखता है कि शाओची चल नहीं पा रही है, ये फांग शाओची को गोद में उठाकर बिना किसी की परवाह किए यहाँ से ले जाता है और सभी लोग सिर्फ उन्हें ही देख रहे थे। फिर हम नाना को देखते हैं जो कि किसी से फ़ोन पर बात करती हुई जा रही थी, पर उसे कोई इनविजिबल फोर्स अचानक से पानी में धक्का दे देती है और ये किसका काम था ये हमें थोड़ी ही देर में पता लगने वाला है। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर शाओची हान को कॉफ़ी देती है तो वो उसे समझाता है कि आज मिस्टर फांग का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मिस्टर जो ने रिसर्च डिपार्टमेंट खोलने की परमिशन नहीं दी, इसलिए तुम कोई ऐसी वैसी बात करके उनका मूड ख़राब मत करना। शाओची अब फांग के रूम में जाकर उसे कुछ इस तरह से कॉफ़ी देती है और चुपचाप वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर फांग उससे पूछता है कि भला तुम्हें क्या हुआ है। तो शाओची उससे पूछ लेती है कि क्या तुम्हारा मूड ख़राब है, क्योंकि मिस्टर जो ने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, और क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है। फांग बोलता है कि काम में रिजेक्शन मिलना तो नॉर्मल बात है और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और इस कंपनी में जो कुछ भी होता है तो उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। जिसकी ऐसी बातें सुनकर शाओची काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। घर जाकर शाओची शाओबू से इस बारे में बात करती है और बोलती है कि वैसे तो फांग को इस बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने मिस्टर जू के भतीजे की फ्रेंड को जो ऑफेंड कर दिया था। अगले दिन शाओची मिस्टर जू से बात करने के लिए उनके घर सफाई वाली बनकर पहुंच जाती है, जहां बाहर खड़े होकर वो सुनती है कि उनकी और उनकी वाइफ की किसी चीज को लेकर काफी ज्यादा बहस हो रही थी। इसलिए मिस्टर जू तो गुस्से में घर से चले जाते हैं और मिसेस जो उसे घर के अंदर सफाई करने के लिए बुला लेती है। शाओची जब अंदर जाती है तो मिसेस जो उसे सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर देती है, पर उसे तो उसे यूज़ करना ही नहीं आता। तभी घर की डोरबेल बजती है और शाओची देखती है कि बाहर तो फांग आया हुआ है, जो देखकर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो साइड में चली जाती है। मिसेस जो आकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर फांग आया है। वो उससे मिस्टर जो के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो तो अभी अभी बाहर गए हैं। वो उसे घर के अंदर बुला लेती है और बोलती है कि मैं मिस्टर जू को कॉल करके पूछती हूँ कि वो कब आएंगे। फांग अंदर आकर जब शाओची को देखता है तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ सफाई करने के लिए आई थी, और उससे पूछने लगती है कि बताओ ज़रा ये वैक्यूम क्लीनर कैसे चलता है। फांग को भी वैसे तो इस बारे में नहीं पता था, लेकिन वो बोल देता है कि रुको मैं अभी बताता हूँ। अब वो गलती से उसे शुरू तो कर देता है तो शाओची उससे ही सफाई कराने लग जाती है। तभी मिस जो यहाँ पर आ जाती है, जो कि इन दोनों को साथ में देखकर पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। फांग बोलता है कि हाँ, ये पहले मेरे घर में भी सफाई किया करती थी। मिसेस जू अब रूम के अंदर जाकर मिस्टर जू को कॉल करती है और ये दोनों रूम के बाहर से उनकी बातें सुनने लगते हैं, जहाँ ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे तो एक दूसरे को देखने लगते हैं। शाओची फांग को बताती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर और मिसेस जो के बीच में ज़रूर कोई तगड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि जब मैं घर पे आई थी तब मैंने इन दोनों को लड़ते हुए देखा था। तभी शाओची मिसेस जो के हाथ में कुछ देखती है और फांग से पूछती है कि क्या उनके हाथ में टोकन ऑफ लव है। फांग बताता है कि ये तो उनकी कंपनी के फर्स्ट जनरेशन का परफ्यूम है। शाओची बोलती है कि अगर हम इन दोनों की लड़ाई सुलझाने में मदद करेंगे तो शायद मिस्टर जो काफ़ी खुश हो जाए और फिर वो हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट सेटअप करने में भी हमारी मदद करें। फांग को भी उसका ये आइडिया पसंद आता है, पर फांग कहता है कि ये फर्स्ट जनरेशन का परफ्यूम है, इसे तो हमने कब का डिसकंटिन्यू कर दिया और इसका फॉर्मूला भी अब हमारे पास नहीं है। शाओची बोलती है कि तुम भूल गए, मेरी नाक कब काम आएगी, रुको ज़रा मैं अभी उस परफ्यूम को लेकर आती हूँ। पर फांग उसे रोककर खुद ही अंदर जाता है। वो मिसेस जो को बोलता है कि आपके हाथ में तो हमारी कंपनी के फर्स्ट जनरेशन का परफ्यूम है, जिसका फॉर्मूला ना होने की वजह से इसे कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन अब हमारी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट कर रही है जिसमें हम अपने फर्स्ट जनरेशन के परफ्यूम को फिर से लेकर आएंगे, पर उसके लिए मुझे आपकी इस परफ्यूम की बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिसेस जो खुश होकर उसे वो बॉटल दे देती है और बोलती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अगली सीन में हम शाओची को वो परफ्यूम स्मेल करके उसके इंग्रेडिएंट्स पहचानते हुए देखते हैं, जहाँ फांग उसे इस तरह काम करते हुए देखकर उसे पानी पीने के लिए देता है, पर वो गलती से परफ्यूम पीने वाली थी तो फांग उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, जिससे गलती से उसके हाथ पर किस हो जाती है।
जो देखकर मन ही मन दोनों थोड़े खुश होते हैं। शाओची अब एक परफ्यूम की बोतल निकालने के लिए जाती है जो कि काफी ऊपर रखी हुई थी, इसीलिए वो उसे निकाल नहीं पा रही थी। तो फांग पीछे से आकर उसकी मदद करता है और अब यहाँ दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे और एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। लेकिन तभी होश में आकर दोनों काम में लग जाते हैं और शाओची अब वैसा ही परफ्यूम बना लेती है। जिसके बाद हम शाओबू को देखते हैं जो कि फिर से साइंस म्यूजियम जाकर अपना सिस्टम ठीक कर रही होती है, जो कि इस बार ठीक हो जाता है। तो वो अपनी होम प्लैनेट को सिग्नल भेजती है लेकिन वो फेल हो जाता है। जब वो फिर से कोशिश करती है तो वो फिर से फेल हो जाती है, जो देखकर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसका सिस्टम तो ठीक हो गया है तो फिर वो सिग्नल क्यों नहीं भेज पा रही। वो घर आकर काफ़ी सारी दवाइयाँ खाने ही वाली होती हैं, लेकिन सही वक्त पर शाओची आकर उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। शाओबू बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरे सिस्टम में कोई वायरस आ गया है और मैंने देखा है कि ह्यूमंस को जब भी कोई परेशानी होती है तो वो टैबलेट लेकर खुद को ठीक कर लेते हैं। शाओची देखती है कि वो तो डाइजेशन की पिल्स थी। वो उसे बोलती है भला डाइजेशन की पिल्स लेकर तुम कौन से वायरस को ठीक कर रही थी। शाओबू बताती है कि मेरा सिस्टम तो ठीक हो गया है लेकिन फिर भी मैं होम प्लैनेट को सिग्नल नहीं भेज पा रही, इसी वजह से वो काफी परेशान थी। शाओची बोलती है अगर तुम्हारा सिस्टम खराब है तो क्या हो गया, मेरे पास हार्मोन कलेक्टर रिंग भी तो है, इससे हम काफी सारे हार्मोन्स कलेक्ट करके अपने होम प्लैनेट वापस जा सकते हैं। और फांग जल्दी ही रिसर्च डिपार्टमेंट भी ओपन करने वाला है, तो हम बहुत सारे हार्मोन्स कलेक्ट करके जल्दी ही घर चले जाएंगे, तुम परेशान मत हो। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। शाओबू सोचने लगती है कि जरूर मेरे सिग्नल को कोई ब्लॉक कर रहा है, इसलिए वो फिर से जाकर सिग्नल भेजने का ट्राई करती है, लेकिन इस बार भी वो फेल हो जाती है। जिसके बाद हम जियांग नाम के बंदे को देखते हैं जो कि शाओची को पार्टी में मिला था। असल में जियांग भी शाओची के प्लेनेट का एक एलियन है और यही वो पर्सन है जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, जिसने की जानबूझकर शाओची को अपने प्लेनेट की सजा से बचाने के लिए उसे इस हार्मोन कलेक्ट करने वाले मिशन पर भेजा। यहाँ हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि शाओची की स्पेसशिप क्रैश होने वाली बात उसके प्लेनेट के लोगों को पता चल जाती है और क्योंकि अब वो 2018 में पहुंच गई थी, इसीलिए वो लोग उसके मिशन को अबॉर्ट करके उसे वापस से प्लेनेट पर बुलाने की बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ जियांग आकर सभी को ऐसा करने से रोक देता है और बताने लगता है कि ये हार्मोन एलिमेंट हमारे प्लेनेट के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हमें किसी भी हाल में इस मिशन को अबॉर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें किसी ऐसे पर्सन को भेजना चाहिए अर्थ पर जो कि वहां जाकर नंबर 7 यानी कि शाओची की मदद कर सके। जिसकी बातें सुनकर चीफ सभी लोगों से पूछता है कि कौन अर्थ पर जाएगा, तो जियांग बोलता है कि मैं जाऊंगा, इसलिए उसके चीफ उसे अर्थ पर भेज देते हैं। जहाँ आते ही सबसे पहले वो शाओची के बारे में पता लगाता है और जान पाता है कि वो एक पार्टी में गई है, इसीलिए वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और इसी ने ही अपनी पावर से नाना को पूल के अंदर गिराया था। इसके अलावा इसने ही शाओबू के सिग्नल को ब्लॉक किया था क्योंकि ये नहीं चाहता कि अभी ये लोग होम प्लैनेट से कांटेक्ट करें। अगले दिन हम शाओची को देखते हैं जो कि फांग को 2 इनविटेशन कार्ड देती है, जिसमें मिस्टर और मिसेस जो के हैंड राइटिंग में उसने दोनों के लिए इनविटेशन लिखा था एक रेस्टोरेंट में आने के लिए, जो देखकर फांग उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। पर ये सब तो शाओची ने अपनी सुपर पावर से किया था। अब मिस्टर और मिसेस जो इन दोनों के प्लान के अकॉर्डिंग रेस्टोरेंट में तो पहुंच जाते हैं, पर ये दोनों कुछ भी बात नहीं कर रहे थे और बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। पर जब थोड़ी देर बाद ये लोग बात करना शुरू करते हैं तो फिर से झगड़ा करने लग जाते हैं, जिनकी बातें सुनने के लिए शाओची उनके पास वाले टेबल के पास जाकर छुप जाती है। अब क्योंकि इन दोनों का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए फांग को बीच में आकर इन दोनों को रोकना पड़ता है और मिस्टर जो यहाँ से नाराज होकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी शाओची अपनी पावर से फिर से एक लव वेव इन दोनों पर फेंकती है, जिससे कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पर सब कुछ रुक जाता है और वहाँ रखे फ्लावर्स वगैरह सब कुछ ब्लूम करने लगते हैं। फिर मिस्टर एंड मिसेस जो भी एक दूसरे को हक करते हैं और बाहर फायरवर्क्स होने लगते हैं, जो देखकर शाओची भी काफ़ी खुश हो जाती हैं क्योंकि उसने अपनी पावर से इनके रिलेशनशिप को ठीक कर दिया था। दूसरी तरफ हम शाओबू और ली को देखते हैं, जहाँ ली शाओबू से पूछता है कि तुमने आज मुझे क्यों बुलाया, तो वो बताती है कि मेरा मूड काफ़ी ख़राब है। ली बोलता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, मुझे देखो मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचता। पर तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ जाकर वो अपनी मॉम का कॉल पिक कर सके, इसलिए उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है। शाओबू अब उसे एक शांत सी जगह पर लेकर जाती है, जहाँ जाकर ली अपनी मॉम का कॉल उठाता है। उसकी मॉम उससे पूछ ही रही होती है कि बेटा तुम कहाँ पर हो। तभी साइड से शाओबू अलग अलग लैंग्वेज में बोलने लगती है कि आज रात को हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, इसीलिए ली भी ये कहकर कॉल रख देता है कि उसे काम करना है, जिससे उसकी मॉम को भी उस पर शक नहीं होता। शाओबू ली से पूछती है कि अब तो तुमने कॉल रख दिया तो तुम फिर भी परेशान क्यों हो, तो ली बोलता है कि मुझे मेरी मॉम से झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जिसकी बातें सुनकर शाओबू बोलती है कि तुम्हारी भी अपनी परेशानियां हैं, तो ली उससे पूछता है कि मेरी छोड़ो तुम बताओ तुम्हारा मूड भला क्यों ऑफ है, तो शाओबू बोलती है कि तुम्हें देखकर मेरा मूड ठीक हो गया। जिसकी ऐसी बातें सुनकर ली बहुत ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है
और ये दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देखने लग जाते हैं। तभी शाओबू की बॉडी का टेम्परेचर फिर से हाई हो जाता है और वो एक टर्टल में बदलने वाली होती है। इसलिए वो ली को पानी लेने के बहाने यहाँ से भेज देती है। ली जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो शाओबू उसे यहाँ पर नहीं दिखती और उसकी जगह नीचे उसे एक टर्टल चलता हुआ दिखाई देता है जो कि शाओबू थी और वो लेक के अंदर कूद जाती है अपने आप को ठंडा करने के लिए। इधर फांग शाओची से पूछता है कि क्या तुमने देखा कि ये फ्लावर्स अचानक से कैसे खिलने लग गए। तो शाओची बोलती है नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और यहाँ वो उसे कुछ अलग ही लॉजिक बताने लगती है। तभी ये दोनों देखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस जो ने अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर ली है। और यहाँ मिसेस जो मिस्टर जो को बताती है कि मुझे अपनी एनिवर्सरी पर सिर्फ ये टोकन ऑफ लव वाला परफ्यूम चाहिए था, पर क्योंकि मिस्टर जो को तो इस बारे में याद नहीं था, इसलिए वहाँ पर फांग जाकर मिस्टर जो से बोल देता है कि ये लीजिए आपका परफ्यूम जो कि आपने मुझे रिस्टोर करने के लिए कहा था। फिर वो मिसेस जो को बताता है कि ये सब मिस्टर जो का ही प्लान था। उन्होंने ही आज ये रेस्टोरेंट बुक करवाया और आपके लिए फायरवर्क्स करवाए। जो सुनकर वो तो काफ़ी खुश हो जाती है और मिस्टर जो को बोलने लगती है कि तुम्हें फांग की मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो मिस्टर जो भी अब यहाँ पर रिसर्च डिपार्टमेंट सेटअप करने के लिए मान जाते हैं। जो सुनकर फांग और शाओची दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं। अब क्योंकि शाओची को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए फांग उसे बाहर ले जाकर फ्राइड चिकन खिलाता है और उसके साथ में वो फ्रूट बियर भी पी रही होती है। वो फांग को भी खाने के लिए पूछती है लेकिन वो मना कर देता है और उसे पूछने लगता है कि भला तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो शाओची बोलती है कि हाँ, मैं भला तुम्हें पसंद क्यों करूँगी और तुम्हें जो भी सोचना है सोच लो। लेकिन फांग अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बकवास किए जा रहा था, तो शाओची उसे चुप कराने के लिए उससे भी फ्राइड चिकन खाने के लिए ज़बरदस्ती करती है, जिस वजह से वो अचानक से उसके ऊपर गिर जाती है और इन दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है, जहाँ फांग की बॉडी में से हार्मोन्स निकलकर शाओची के रिंग में कलेक्ट हो जाते हैं और शाओची फांग के ऊपर ही सो जाती है क्योंकि वो ड्रंक हो गई थी। बेचारा फांग तो कुछ कर ही नहीं पाता क्योंकि ये सब एकदम अचानक से हो गया था। फांग अब शाओची को घर लेकर जाता है, जहाँ मिस चाय दरवाज़ा खोलती है तो वो उन्हें शाओची को देकर अपने घर में चला जाता है और मिस चाय सोचने लगती है कि अरे मैं ऐसा भी तो प्रिटेंड कर सकती थी कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी इन दोनों को साथ में रहने की। जिसके बाद हम फांग को देखते हैं जो जब सोने की कोशिश कर रहा होता है तब उसे वो किस वाला मोमेंट बार बार याद आ रहा था, जिस वजह से बेचारा सो नहीं पाता और सोचने लगता है कि कल सुबह जब शाओची उठेगी तो वो तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगी। अगली सुबह जब शाओची उठती है तो उसे वो किस वाला मोमेंट याद ही नहीं होता और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसने इतने हार्मोन्स कैसे कलेक्ट कर लिए। फिर जब फांग ऑफिस जाता है तो शाओची इससे एकदम नॉर्मल बिहेव करती है, जो देखकर वो हैरान रह जाता है। पर जब शाओची उसके कैबिन में उसे कॉफ़ी देने के लिए आती है तब वो स्माइल करके उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर फांग उसे बोलता है कि शाओची अभी हम ऑफिस में हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे किस करने के लिए आ रही है और वो तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन शाओची तो वहाँ से खाली कप उठाकर जाने लगती है, जो देखकर बेचारे फांग को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। फिर वो अपने कैबिन से बाहर आता है तो शाओची उसे आज होने वाली मीटिंग की डॉक्यूमेंट्स देती है और जाने लगती है। फांग उसे रोककर बोलता है कि शाओची क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना। तो शाओची उसे थोड़े और डॉक्यूमेंट्स देती है और बोलती है कि आपने ये मुझसे मांगे थे। ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब बेचारा फांग अपने कैबिन में खड़े होकर शाओची के बारे में ही सोचने लगता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। तभी वहाँ पर हान आता है तो फांग उसे बताता है कि मेरा एक मेल फ्रेंड है जिसे एक लड़की ने किस किया, लेकिन किस करने के बाद वो उसे इग्नोर किए जा रहे हैं और अब मेरे फ्रेंड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। हान उसकी बात उसे समझ जाता है कि वो अपनी और शाओची की बात कर रहा है और वो ये भी समझ जाता है कि ये फांग की पहली किस थी। फिर वो उसे बोलने लगता है कि आजकल के टाइम में किस करना तो बहुत ही नॉर्मल बात है और मेरे हिसाब से अगर किसी लड़की ने ऐसा किया है तो वो आपकी फ्रेंड को पाने की पूरी कोशिश कर रही है और अगर आपका फ्रेंड भी उसे पसंद करता है तो उसे जाकर सीधा अप्रोच कर देना चाहिए। फिर हम शाओची को उसके डेस्क पर देखते हैं जहाँ वो मिस चाय के कहने पर फांग को पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी। तभी हान आकर उसके पास बोलता है कि तुम मिस्टर फांग के साथ ऐसा क्यों करती हो, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रही हो वो एकदम सही है, लेकिन इसमें ना थोड़े फिजिकल कांटेक्ट की कमी है। यहाँ वो उसे लड़कियों के थोड़े एक्शंस बताने लगता है, जैसे कि आंखें घुमाना और अपने बालों को बार बार पीछे फेंकना, और वो उसे इन ट्रिक्स को फांग के सामने यूज करने के लिए बोलता है। तभी शाओची को फांग बुला लेता है, जहाँ जब शाओची उसके पास जाती है तो वो उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें फ्राइड चिकन खिलाने के लिए लेकर जाऊंगा। फ्राइड चिकन का नाम सुनते ही तो शाओची काफी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो तो फांग को इग्नोर कर रही है, इसलिए वो उसे बोल देती है कि मैं तो फ्राइड चिकन खा खा के बोर हो गई हूँ। फांग बोलता है पर कल तक तो तुम्हें फ्राइड चिकन बहुत ही पसंद था और क्या तुम रोज रोज ऐसे अपना टेस्ट चेंज करती रहती हो। शाओची बोलती है कि भला इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी खाऊं और वैसे भी मेरे काफी सारे फेवरेट फूड हैं। फांग बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें लॉयल रहना होगा। ये बोलकर वो उसके पास आता है और उससे बोलता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो। शाओची उसे दूर करती है और बोलती है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, इसलिए मैं काम करने के लिए जा रही हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन दरवाजे तक जाकर वो फिर से वापस आ जाती है
और फांग को चेयर पर बैठने का बोलकर अपने बाल पीछे करने लगती है, जैसा कि उसे हान ने करने के लिए कहा था। और फांग तो बेचारा देखता ही रह जाता है कि आखिर वो ये सब क्या कर रही है। फांग अब अपने रूम से बाहर आकर हान से पूछता है कि आखिर शाओची को इतना काम किसने दिया। तो हान बोलता है कि बॉस आपने ही। जो सुनकर फांग बेचारा निराश होकर शाओची की तरफ देखने लगता है। तो हान उसे कहता है कि बॉस क्या हुआ, अब आपको अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा है क्या। पर जब उसे रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो वो चुप होकर फांग को मीटिंग के लिए रेडी होने को बोलता है। जिसके बाद हम शाओची को देखते हैं, जो कि वन डिजाइन नाम की कंपनी में जाकर किसी मिस्टर वांग से मिलने वाली थी, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिलते। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है। तो शाओची उसे बोलती है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें याद है ना कि हम पार्टी में मिले थे। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है। शाओची उसे बताती है कि मैं मिस्टर वांग से मिलने के लिए आई थी। तो जियांग बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें उनसे जो भी डिस्कस करना है वो तुम मुझे बता सकती हो। इधर मीटिंग में फांग फिर से सभी से रिसर्च डिपार्टमेंट स्टेब्लिश करने की बात कहता है। तो कांग बोलने लगता है कि इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला और बेकार में हम इतना पैसा रिसर्च डिपार्टमेंट में लगाकर कंपनी का लॉस ही होने वाला है। ये सब बोलकर वो मिस्टर जो की तरफ आंख मारता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उनकी साइड है, लेकिन फांग ने तो उन्हें पहले ही पटा लिया था। इसलिए इस बार वो फांग की साइड लेते हैं और रिसर्च डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करने की बात कहते हैं, जिनकी बात मानकर बाकी सारे डायरेक्टर्स भी एग्री हो जाते हैं। जो सुनकर फांग काफी खुश होता है और कांग का प्लान फेल हो जाता है। मीटिंग रूम से बाहर आकर फांग हान से पूछने लगता है कि शाओची अभी तक वापस नहीं आई क्या। तो वो बताने लगता है कि इस कंपनी को बनाना बहुत ही मुश्किल काम है और शाओची वहाँ पर हर दिन जाकर उनसे मिलने की कोशिश करती है। इधर शाओची जियांग से मिलकर उसे अपनी कंपनी के प्रपोजल के बारे में बताने लगती है, जहाँ बात करने के बाद जियांग उसे डिनर करने के लिए बोलता है। तो शाओची मना कर देती है, पर जैसे ही वो फ्राइड चिकन का नाम सुनती है फट से मान जाती है। शाओची को फ्राइड चिकन खाता हुआ देखकर जियांग से बोलता है कि जरा आराम से खाओ, कोई तुमसे छीनने नहीं वाला है। और क्या मैं तुम्हारे घर के लिए भी पैक करा दूं। तो शाओची 3 डब्बे घर के लिए पैक कराने को बोलती है। अब वो उसे भी खाने के लिए पूछती है, लेकिन जियांग मना कर देता है। तो शाओची बोलती है कि फांग भी फ्राइड चिकन नहीं खाता, जिसकी ये बात सुनकर जियांग उससे पूछ लेता है कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। जो सुनकर शाओची को खांसी आ जाती है और बोलती है रिलेशनशिप, मजाक मत करो, वो तो सिर्फ हर दिन मुझे काफी ज्यादा परेशान करता रहता है। अब जब फांग यहाँ से गुजर ही रहा था, तभी वो शाओची को किसी और के साथ फ्राइड चिकन खाते हुए देखता है और क्योंकि शाओची के मुंह पर खाना लग गया तो जियांग उसे साफ करने वाला था। तभी फांग शाओची को कॉल कर देता है, इसलिए शाओची जियांग को बाय बोलकर जाने लगती है। फांग कार से बाहर निकलकर शाओची से बोलने लगता है कि सुबह तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम फ्राइड चिकन खा खा के बोर हो गई हो। तो शाओची बोलती है कि हाँ तो क्या हुआ, अब मेरा मन बदल गया है। ये सुनकर फांग उसने जो घर के लिए फ्राइड चिकन पैक कराया था वो वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की को दे देता है। शाओची उस लड़की से वापस लेने वाली होती है, लेकिन फांग शाओची को इस तरह उठा लेता है और बोलता है कि सुनो मेरी बात, अब से तुम मेरा ही खरीदा हुआ फ्राइड चिकन खाओगी। ये बोलकर वो उसे कार में ले जाकर बैठा देता है और अपने साथ घर ले जाने लगता है। अगले दिन मिस चाय को जब पता चलता है कि फांग की कंपनी रिसर्च डिपार्टमेंट खोलने वाली है, तो वो शाओची से बोलती है कि आगे जाकर जब तुम फांग को डेट करोगी तो उससे मेरे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने के लिए बोलना, ताकि मैं भी अपने बहुत सारे रेस्टोरेंट की चेन्स खोलकर अमीर हो जाऊं। और क्या मेरी फांग को इग्नोर करने वाली ट्रिक काम आ रही है। तो शाओची बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो और भी ज्यादा मुझसे गुस्सा हो गया है और आप अमीर बनने के लिए फांग का इंतजार बिल्कुल मत करना, वरना आप तो बैंक करप्ट हो जाओगी। जो सुनकर मिस चाय बोलती है कि अरे अमीर बनना इतना मुश्किल काम क्यों है। जो सारी बातें सुनकर शाबू बोलती है कि अरे अमीर बनने के लिए बॉस को नहीं बल्कि मॉम को पटाना होता है। मैंने बहुत सारे ड्रामास में देखा है कि जब भी किसी लड़के की माँ को पता चलता है कि उसका बेटा प्यार में है, तो वो उस लड़की के पास जाकर उसे बहुत सारा पैसा ऑफर करती है अपने बेटे को छोड़ने के लिए। तभी वहाँ पर फांग की स्टेप मॉम आ जाती है, जो मिस चाय से पूछती है कि तुम लोग में से शाओची कौन है, मुझे उससे बात करनी है और मैं पूरा रेस्टोरेंट बुक कर रही हूँ। मिस चाय बोलती है कि पूरा रेस्टोरेंट बुक करने के काफ़ी पैसे लग जाएंगे। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं। जो सुनकर मिस चाय तो काफ़ी खुश हो जाती है, पर शाबू सोचने लगती है कि पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये फांग की स्टेप मॉम है। तभी यहाँ पर हान आता है, जो कि कॉफ़ी खरीदने के लिए आया था। तो मिस चाय उसे बोलती है कि बाद में आना, अभी किसी ने रेस्टोरेंट बुक किया हुआ है। और जैसे ही वो शाओची को फांग की स्टेप मॉम से बात करता हुआ देखता है तो वो हैरान रह जाता है। इधर फांग की स्टेप मॉम शाओची को काट देती है। तो जैसा कि शाओची को शाओबू ने बताया था कि हर ड्रामा में मदर अपने बेटे को पीछे छुड़वाने के लिए लड़की को बहुत सारा पैसा देती है, तो शाओची कार्ड वापस करते हुए बोलती है कि मैं फांग को नहीं छोड़ने वाली। तो स्टेप मॉम बोलती है कि हाँ, मैं ये चाहती भी नहीं हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रहकर मेरी मदद करो और मुझे फांग के बारे में हर अपडेट देती रहो। जिसके लिए शाओची भी मान जाती है और इस काम के लिए स्टेप मॉम उसे 1 लाख RMB एडवांस में भी देती है, जो चीज़ बाहर से हान भी देख लेता है। जिसके बाद हम फांग को उसके ऑफिस में देखते हैं। तभी हान उसके पास कॉफ़ी देने के लिए आता है।
फांग उससे पूछता है भला तुम क्यों कॉफी देने के लिए आए हो। तो हान उसे बता देता है कि शाओची आज छुट्टी पर है और यहाँ उसकी हरकतों से उसे पता चल जाता है कि वो कुछ छुपा रहा है। तो वो उसे सच बताने को कहता है। वो उसे बताता है कि मैंने आपकी स्टेप मॉम जू शिशन को शाओची के पास देखा था, जहाँ वो उसे कार्ड दे रही थी और इस समय शाओची की कोई गलती नहीं है, हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये जरूर जू शिशन ने किया होगा। मिस्टर फांग, मुझे पता है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। ये बोलकर वो खुद ही उसके हाथ से कॉफी का कप लेकर फेंक देता है और बोलता है कि अब आपको कैसा लग रहा है। तो फांग बोलता है कि मुझे वो कॉफी पीनी थी। जो सुनकर हान उसे देखने लगता है, जिसके बाद फांग डॉक्टर जैंग से मिलने के लिए जाता है और उसे सारी बातें बताता है। तो डॉक्टर जैंग बोलता है कि अगर शाओची ने तुम्हें बिट्रे किया होगा तो तुम क्या करोगे। फांग बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी। तो डॉक्टर जैंग बोलता है कि फिर तुम्हें अपनी जजमेंट पर ट्रस्ट करना चाहिए और शाओची को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे किसी इंसान को बहुत सारे पैसे मिलते हैं तो वह इम्पल्सिवली उस पैसे को खर्च करने लगता है। इधर हम शाओची को देखते हैं जो कि मिस चाय और शाओबू को लेकर शॉपिंग करने के लिए जाती है और इन लोगों को ढेर सारी शॉपिंग कराती है। पर जब उसे अपने लिए एक ड्रेस पसंद आती है तो वो उसे नहीं लेती क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी थी। लेकिन मिस चाय के फोर्स करने पर वो अपने और फांग के लिए एक कपल हेडबैंड ले लेती है। फिर जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो फांग ने इतनी ज्यादा शॉपिंग करते हुए देखकर समझ जाता है कि जरूर शाओची ने उसकी स्टेप मॉम से पैसे लिए हैं और वो उसे बिट्रे कर रही है। शाओची जैसे ही उसे हेयर बैंड पहनाने के लिए जाती है तो वो गुस्से में अपना दरवाजा बंद कर लेता है, जो देखकर मिस चाय बोलती है कि शायद तुमने उसे बहुत छोटा सा गिफ्ट दिया है, इसीलिए वो नाराज हो गया है। फांग अब गुस्से में अंदर जाकर डॉक्टर जैंग को ये सारी बातें बताता है। तभी उसे शाओची का मैसेज आता है जो कि कल सभी को मिस चाय के कैफे में डिनर के लिए इनवाइट करती है। तो फांग डॉक्टर जैंग को भी वहां पर आने के लिए बोलता है ताकि वो शाओची से मिल सके। अगले दिन शाओची जब डिनर की तैयारी कर रही होती है तभी वहां पर जियांग आ जाता है जो उससे पूछता है कि क्या मुझे एक मिल्क टी मिलेगी। तो शाओची बोलती है कि मिल्क टी तो अभी नहीं मिल सकती और वो उसे जूस देकर बोलती है कि लो अभी इससे काम चला लो। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को वीचैट पर भी ऐड कर लेते हैं और एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, जिन्हें इस तरह बातें करते हुए मिस चाय भी देख रही थी। मिस चाय शाओची के पास आकर उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे और फांग का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा पसंद है और अगर तुम फांग को छोड़कर किसी और के पास गई ना तो देख लेना। शाओची बोलती है आप चिंता मत करो, मैं फांग को कभी नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर मिस चाय भी स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ पर लिया आता है जो शाओची से पूछने लगता है कि आज तुमने हॉट पॉट डिनर का प्लान क्यों बनाया। तो शाओची बोलती है कि ये सब तुम्हारे भाई फांग की वजह से हुआ है, क्योंकि वो मुझसे नाराज है और मिस चाय ने बोला था कि हॉट पॉट से सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। तभी यहाँ पर फांग डॉक्टर जैंग के साथ आ जाता है। यहाँ जैसे ही मिस चाय डॉक्टर जैंग को देखती है तो वो उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड समझकर हक करने लगती है, क्योंकि वो बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता था। अब ये सभी लोग उसे समझाने लगते हैं कि ये डॉक्टर जैंग है ना कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड। पर मिस चाय उसके बाल खींचकर देखने लगती है और बोलती है कि क्या तुमने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। लेकिन जल्दी उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है और वो रोते हुए यहाँ से भाग जाती है। शाओची भी उनके पीछे पीछे जाती है जहाँ मिस चाय अपना मेकअप ठीक कर रही थी और वो शाओची से बोलती है कि मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, इसलिए तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी और तुम्हें ध्यान रखना होगा कि डिनर करते वक्त मैं डॉक्टर जैंग के बगल में बैठूं। जिस पर शाओची मान जाती है। अब डिनर करते वक्त बेचारी शाओची बहुत कोशिश करती है कि मिस चाय डॉक्टर जैंग के पास में बैठे, लेकिन कभी फांग तो कभी ली उसके प्लान को खराब कर देते हैं। लेकिन वो किसी तरह से मिस चाय को डॉक्टर जैंग के पास में बैठा ही देती है। खाने को देखकर डॉक्टर जैंग फांग को मैसेज करते हैं कि अगर शाओची को पैसे मिले होते तो वो हमें बहुत ही बढ़िया सा खाना खिलाती, ना कि नॉर्मल सा। उसी वक्त शाओची काफी महंगा सा खाना लेकर आ जाती है, जो देखकर फांग गुस्से में ड्रिंक लेने के बहाने उठकर वहां से चला जाता है। तो शाओची भी उसके पीछे पीछे जाती है और बोलती है कि भला तुम अब भी मुझसे क्यों नाराज हो। अब वो उसके सर पे ज़बरदस्ती हेडबैंड पहना देती है और उसे वो कार्ड देकर बोलती है कि ये मुझे सोशेशन ने दिया था, जिसमें 1,00,000 RMB थे, लेकिन अब 50,000 RMB बचे हैं, क्योंकि इससे हमने शॉपिंग कर ली और ये सारा खाना खरीदा और ये बचे हुए पैसे तुम्हारे रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ वो उसे ये भी बता देती है कि जोशेचिन चाहती थी कि मैं उसे तुम्हारी हर चीज़ रिपोर्ट करूँ। फांग बोलता है तो क्या तुम मुझे सारी चीज़ें बता रही हो। तो शाओची बोलती है कि और क्या, मैं जोशेचिन को भला कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ। ये बोलकर वो वाइन लेकर यहाँ से चली जाती है और फांग काफ़ी खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर मिस चाय आकर फांग को बताने लगती है कि वैसे तो शाओची ने हमारे लिए कल काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी, पर उसे जो ड्रेस पसंद आ रही थी वो उसने अपने लिए नहीं खरीदी। आजकल उसकी जैसी इनोसेंट लड़कियाँ बहुत ही कम होती हैं, इसलिए प्लीज़ उसका अच्छे से ख्याल रखो। जिसके बाद ये सभी लोग साथ में बैठकर डिनर करने लगते हैं, जहाँ शाओबू भी ड्रिंक कर लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि रोबोट्स पर वाइन का कोई असर नहीं होगा। इधर हम कांग और उसकी बहन को आपस में बातें करता हुआ देखते हैं, जहाँ वो बता रही होती है कि शाओची को मैंने फांग के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझे देखो क्या इन्फॉर्मेशन भेजी है कि फांग 8:30 बजे मेरे साथ डिनर करने के लिए आया। उसने क्या क्या खाया और उसे सी फूड पसंद नहीं है। लगता है कि मेरे पैसे डूब गए हैं।
तो कांग बोलता है कि शाओची ने मुझे भी 1000 RMB का चूना लगाया था। इधर डिनर के बाद डॉक्टर जांग फांग को बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि शाओची इंसान है। जरा देखो तो इसे ये लड़की कितनी स्वीट और इनोसेंट है। ये बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और अभी तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम शाओबू को देखते हैं जहाँ ड्रिंक करने की वजह से फिर से उसके सिस्टम में खराबी आ गई थी। तो शाओची उसे चुपचाप सीधा चलने को बोलती है, जिसे यहाँ से जाता हुआ देखकर ली भी उसके पीछे पीछे जाता है। फांग फिर शाओची को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें मॉल लेकर चलता हूँ, जिससे शाओची काफी खुश हो जाती है। लेकिन फिर वो बोलती है कि मॉल तो बंद हो गया होगा और फांग उसे मॉल लेकर जाता है जो कि सच में बंद हो गया था। पर जैसे ही फांग क्लैप करता है तो वहाँ की सारी लाइट्स अपने आप ही ऑन हो जाती हैं, जो देखकर शाओची उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।